पहली जुलाई से 12 अगस्त के दरमियान इनकी हुकूमत 42 दिन की हुकूमत रह जाएगी। वो भी हो सकता है कि उसमें भी अगर क्या पता 10-15 दिन पहले ये हुकूमत खत्म कर दें। तो इन्होंने कौन सा इस बजट को अमल दरामद कराना है। उन्होंने कहा 2,500 अरब हम बैरून मुल्क से कर्ज लें। इस वक्त आपको 250 रुपए कोई नहीं दे रहा, आप 2,500 अरब रुपए की बात कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि IMF प्रोफेशनल नहीं है, इसाक डार प्रोफेशनल है और वो प्रोफेशनल नहीं है। IMF गलत नहीं है। और दूसरा, आप उनसे कर्ज लेने जा रहे हो यार, आप उनको कर्ज कोई देने नहीं जा रहे। जिस लैंग्वेज में आपने 7 महीने पहले कहा आई डोंट केयर, हम खुद कर लेंगे। वो जो आए थे जो बातें करके कि जी मैं जो है IMF के प्रोग्राम भी बहाल कर लूंगा, मुल्क में डॉलर भी सस्ता कर दूंगा, मैं ये भी, वो हुआ नहीं। तो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं वो। आने वाली हुकूमत के लिए कौन सी एक चीज अच्छी छोड़ के जाएंगे कि वो कहेंगे चलो शुक्र है ये तो अच्छी मिली। मतलब है ही हालात ही मुश्किलात से भरपूर। मतलब कोई एक वो बात नहीं कही जा सकते कि ये हमने आपके लिए अच्छा करके जा रहे हैं, इससे आपके जो है ना चंद दिन या चंद महीने गुजर जाएंगे। 2023-24 का बजट तो इसहाक डार साहब की जानिब से पेश किया गया, लेकिन फिर अचानक एक दिन वो मीडिया पर आए और कहा कि IMF हमें श्रीलंका बनाना चाहता है, हमें ब्लैकमेल करके हमारे साथ फिर मुज़ाकरात किए जाएंगे। ये सारी सूरत हाल क्या है आने वाले इस बजट में और एक साल में? क्या आवाम के लिए कोई रिलीफ भी होगा, महंगाई कम भी होगी, माशी सूरत हाल बेहतर हो पाएगी या नहीं? हमारे साथ इकोनॉमिस्ट मुजम्मिल असलम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुजम्मिल, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर एज अ होल ये जो बजट अभी 2023-24 का पेश किया गया है, आप इसे कैसे देखते हैं? ये कैसा बजट है? आवाम के लिए बेहतर है या हुकूमत ने इसे इलेक्शन स्टंट के तौर पर पेश किया है? देखिए, ये जो बजट है ना, ये एक बजट के दिन बजट देने तक की इसकी मतलब मियाद थी। इसके बाद इस बजट के अंदर कोई जान नहीं है, इस बजट के अंदर कोई हकीकत पे मबनी ये बजट नहीं है। माजी में होता था कि जब आप बजट देते थे तो आप बहुत जिसे कहते हैं कि ज्यादा अखराजात वगैरह जो है उस बजट में ऐलान कर देते थे, लेकिन उस वक्त आपके पास कर्ज लेने की सहूलियात मौजूद थी और दूसरे तरीके थे जिससे आप वो बजट में जो ऐलानात करते थे उसको फिर जो है आप पूरा करते थे। लेकिन इस दफा जो ऐलानात हुए हैं तरक्याती अखराजात के, तनख्वाहें बढ़ाने के, दूसरी तरफ तो आपकी जेब में पैसे ही नहीं है। अब आपको मैं कहूँ कि आप 25 मुलाजमीन घर पे रख लें और जो है आपके पास वसाइल ही ना हो उनको तनख्वाह देने के लिए, तो वो तो नहीं हो सकता ना पूरा। तो अब ये आज मैं पढ़ रहा था कि नफीसा शाह जो इस हुकूमत का हिस्सा है PDP पीपल्स पार्टी की तरफ से, उन्होंने कहा ये इलेक्शन बजट है, ये क्या फजूल बजट दिया है। इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान के जो आज़ाद माहिरीन हैं उन्होंने ये इस पे जो है तवज्जो दिलाई। तो एक तरफ नफीसा शाह ये कह रही है कि ये इलेक्शन बजट है और इसहाक डार ने बजट तकरीर करते हुए पार्लियामेंट में कहा कि हम इलेक्शन बजट नहीं दे रहे, हम तो वो बजट दे रहे हैं जो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करेगा। देखिए, वो ऐसा किस तरह का बजट था जिसमें 7,500 अरब रुपए का खसारे का ऐलान किया और वो माशी तौर पर मजबूत करेगा, और फिर उस खसारे में उन्होंने वहां से बताए पैसों का जहां से मतलब ना आने की उम्मीद ही नहीं है। उन्होंने कहा 2,500 अरब हम बैरून मुल्क से कर्ज लें। इस वक्त आपको 250 कोई नहीं दे रहा, आप 2,500 अरब रुपए की बात कर रहे हैं। और खास तौर पे आप ये बजट दे रहे हैं, नाराज कर रहे हैं तमाम उन लैंडर्स को जिनसे आपने कर्ज ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो आपको कर्ज भी देंगे। वो आपने फिर उसका शो देख लिया, इसहाक डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते फिर रहे हैं कि हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम श्रीलंका बन जाए। IMF प्रोफेशनल नहीं है, उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि IMF प्रोफेशनल नहीं है, इसहाक डार प्रोफेशनल है और वो प्रोफेशनल नहीं है। तो जिस तरह की वो जो बातें कर रहे हैं तो उससे तो अल्लाह खैर ही करे। इस बजट में जो तब्दीलियां देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में, मजीद तब्दीलियां की जाएंगी? बहुत बहुत तब्दीलियां हैं इसमें। बात ये नहीं है ना, आपके वसाइल ही नहीं है ना इस बजट को चलाने के लिए। और फिर ये इसहाक डार साहब जो अभी कर रहे हैं वो शायद इसलिए भी कर रहे हैं कि उन्होंने अगस्त में चले जाना है, तो उन्होंने कौन सा 12 महीने इस बजट को चलाना है। तो वो अपनी तरफ से उन्होंने बजट दे दिया है और वो इस पे खड़े रहेंगे 1.25 महीने बाद, क्योंकि जब बजट मंजूर होगा तो 1 जुलाई से ये बजट जो है ना काबिल अमल होता है। तो 1 जुलाई से 12 अगस्त के दरमियान इनकी हुकूमत 42 दिन की हुकूमत रह जाएगी। वो भी हो सकता है कि उसमें भी अगर क्या पता 10-15 दिन पहले ये हुकूमत खत्म कर दें। तो इन्होंने कौन सा इस बजट को अमल दरामद कराना है। तो ये तो बस जाके तकरीरों में बोलेंगे ना, हमने इतनी तनख्वाहें बढ़ा दी, हमने ये कर दिया, हमने इतने तरक्याती अखराजात कर दिए। और ये इन्होंने जो थोड़े बहुत जो 1 आध महीने में जो तरक्याती अखराजात हैं वो कर लेंगे अपने इलेक्शन से पहले।
तो बहरहाल ये बजट जब अबूरी हुकूमत आएगी वो भी तब्दील करेगी। इसाक डार साहब ने कल कहा कि आईएमएफ हमारा हाल श्रीलंका वाला करना चाहता है, फिर हमसे मुज़ाकरात करेगा। तो इसमें कितनी हकीकत है, और अब क्या आईएमएफ के जितने एतराज़ात हैं इसके बाद दोबारा मुआहदा नहीं हो पाएगा उनसे? देखिए, मुझे बताया ना कि 30 जून को वैसे ही वो अगर आपने कोई मकान किराए पे लिया हुआ है और अगर उसका जो है 30 जून को जो है एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, तो वो फायदा क्या मतलब उसकी मुज़ाकरात करने का ना। अब तो नए प्रोग्राम के मुज़ाकरात ही होने चाहिए, लेकिन नए प्रोग्राम के मुज़ाकरात की भी बुनियाद खराब कर दी ना इन्होंने, तमाम की तमाम इस तरह का बजट देगा। इस तरह के बजट आईएमएफ ने अपनी, कल आपने देखा होगा एक प्रेस रिलीज दे दी है, प्रेस रिलीज तो नहीं दी है, जो यहाँ की रेजिडेंट डायरेक्टर है एस्टर ने एक मतलब सहाफियों के जवाब में उन्होंने अपनी रिजर्वेशन सामने ले आए, जिसके जवाब में इसाक डार साहब ने उनको नॉन प्रोफेशनल और उन पे इल्जाम, जियो पॉलिटिक्स, मतलब जो मिलता है उनके जो जबान में आया उन्होंने बोल दिया। तो अब वो जो है उसकी बुनियाद भी खराब कर दी है। और मैं नहीं समझता कि इसाक डार से वापस, अब तो शख्सियत का भी मसला हो सकता है बाद में जाके, जिस तरह, क्योंकि इसाक डार पर्सनल हो गए ना आईएमएफ से। आईएमएफ ने तो नहीं बोला ना इसाक डार नाअहल हैं या इसाक डार इनकम्पेटिटिव हैं, या आईएमएफ ने तो एक प्रोफेशनली बात की। और आईएमएफ ने कल तक ये बोला कि ये प्रोग्राम में ये 2-3 चीजें करके इसका नवा रिव्यू हो सकता है, लेकिन इसाक डार जाती इल्जाम लगा रहे हैं, उनको कह रहे हैं आप नॉन प्रोफेशनल हैं, उनको कह रहे हैं कि आप जियो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसाक डार साहब अगर कल को पीएमएलएन की हुकूमत भी आ गई तो वो जो है आईएमएफ से कोई फ्यूचर में प्रोग्राम को जो है नेगोशिएट कर पाएंगे। एक दूसरी तस्वीर भी अगर जरा देखें, जो बात आपने की कि आईएमएफ ने तो बतौर एक इदारा पाकिस्तान की रियासत से बात करनी है, रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जहां आईएमएफ के सारे मुतालबात मान भी लिए गए, तस्लीम कर भी लिए गए, अवाम पर बोझ भी पड़ा, इसके बावजूद भी वो हमारे साथ जो डील नहीं कर रहे थे, तो क्या वाकई जियो पॉलिटिक्स इस पे इफेक्ट कर रही है? अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देख रहे हो, आप तस्वीर का दूसरा क्या तीसरा रुख भी देख लें, 3D भी देख लें, वो तो आपका वजीर कह रहा है ना कि जी मैंने तमाम शराइत मान ली है। आईएमएफ भी तो सामने कह रहा है कि ये चार जो उससे फर्रा पकड़ाया है कि ये शराइत आपकी भी बाकी है। अच्छा, इसको थोड़ा सा आसान कर लें इस बात को। मिसाल के तौर पे आपने सफर करना है दुबई का, ठीक है, और दुबई ये कहता है कि आपकी वैक्सीन होना जरूरी है कोरोना की, नंबर 1 शर्त। और दूसरी शर्त ये कि जब आप जहाज में बैठे हैं तो उससे 48 घंटे पहले आपका कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। तो ये हो गई शर्त, ठीक है ना। अब आईएमएफ ने आपको शर्तें दे दी, ठीक है ना। अब वो शर्तें क्या दे दी? कोरोना की वैक्सीन लगाने का बोल दिया उन्होंने आपको, ठीक है। अब वो वैक्सीन इसलिए लगाने का बोला कि ताकि आपको कोरोना ना हो, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि आपने वैक्सीन लगा ली और आपको कोरोना नहीं हुआ, लेकिन आप जहाज में बैठने से पहले टेस्ट कराया, आपको कोरोना हो गया, टेस्ट में आ गया। तो अब आपको एयरलाइन वाला जहाज में नहीं बैठने देगा उस टेस्ट की बेसिस पे। ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आईएमएफ ने आपको कहा कि शराइत ये शराइत आपने पूरी करनी है। 1 मिनट के लिए मानते हैं कि आपके बकौल के हमने शराइत पूरी करनी, ठीक है। अब वो शराइत का हदफ ये था कि आपको कोरोना ना हो, लेकिन जब आपने टेस्ट कराया, वो जो हदफ थे, वो शराइत जो पूरी की, उससे जो हदफ हासिल करना था हुकूमत ने, वो नहीं कर सकी। मिसाल के तौर पे खसारा कम नहीं कर सकी, मिसाल के तौर पे अपने टैक्सेस नहीं बढ़ा सकी, और दूसरी चीजें नहीं कर सकी। अब आईएमएफ इसलिए कह रहा है कि भाई आप हदफ हासिल नहीं कर पा रहे और आप कह रहे हो मैंने शराइत पूरी कर दी। तो आईएमएफ कहाँ गलत है? आईएमएफ गलत नहीं है। और दूसरा, आप उनसे कर्ज लेने जा रहे हो यार, आप उनको कर्ज कोई देने नहीं जा रहे। जिस लैंग्वेज में आपने 7 महीने पहले का आई डोंट केयर, हम खुद कर लेंगे, फिर कभी कहते हैं मैं बिफिटिंग रिप्लाई दूंगा, फिर उन पे वक्तन फवक्तन। पहली दफा मैं 20 साल से मईशत कवर कर रहा हूँ। आईएमएफ सिर्फ अपने रिव्यूज के बीच में बात नहीं करता, रिव्यूज पे बात करता है। आईएमएफ ने 3 से 4 दफा ईमेल मैसेजेस निकाले कि हमने सबसे पहले, ये आपको याद होगा, सेनेट में इसाक डार साहब ने ये इल्जाम लगाया था कि हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल पे इन्होंने जो है कॉम्प्रोमाइज कराना चाह रहे हैं। तो आईएमएफ ने उस पर ईमेल निकाली कि हम कभी भी जियो पॉलिटिक्स और ये हमारा डोमेन ही नहीं है, हम बात नहीं करते। एक दफा तरदीद की। फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो है थ्रू इनको बोल दिया कि खसारा बहुत है, आईएमएफ के हम प्रोग्राम में है, इसलिए हम इलेक्शन के लिए फंड नहीं दे सकते। आईएमएफ ने फिर जवाब दिया कि हम जो है कोई भी मतलब कोई इंडिविजुअल खर्चे को नहीं देखते, हम देखते हैं हदफ हासिल किया कि नहीं किया, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है इलेक्शन की। अब इसाक डार साहब ने फिर उन पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। तो प्रॉब्लम यह है कि मैंने 20 साल में कभी ऐसा नहीं देखा कि आईएमएफ को बार बार जो है ये जवाब आता। और फिर चौथी चीज ये
कि आप बार बार ऊपर से आते हैं, कभी आप अमेरिका के थ्रू जोर लगाते हैं, कभी आप किसी और के थ्रू। भाई आपका प्रोग्राम है, आप बैंकिंग रिलेशनशिप मेंटेन करें और आप जो है चीजों को हदफ हासिल करें। आपके हदफ हासिल करने से आईएमएफ को कोई फायदा नहीं है, फायदा आपके मुल्क का ही है। पीडीएम की गवर्नमेंट के दो वजीर खजाना, एक मिफ्ता इस्माइल साहब साबका वजीर खजाना और मौजूदा डार साहब, वो आईएमएफ से मुज़ाकरात करते थे तो और तरह से ये बात करते हैं तो इनका एक तरीकेकार ही और है। तो क्या डार साहब का कोई पर्सनल मसला है आईएमएफ के साथ, आपको लगता है? नहीं नहीं, पर्सनल मसला नहीं है, खुद एतमादी कह लें, या वो जो आए थे जो बातें करके कि जी मैं जो है आईएमएफ के प्रोग्राम भी बहाल कर लूंगा, मुल्क में डॉलर भी सस्ता कर दूंगा, मैं ये भी, वो हुआ नहीं। तो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं वो, उन्होंने इधर उधर हाथ पैर मारे कि जी किसी तरह मईशत को सीधा कर दूं, वो भी नहीं कर सके। तो प्रॉब्लम ये है कि इसहाक डार का क्या जाती मसला होगा, लेकिन अब इसहाक डार इतने नाकाम हो चुके हैं कि वो जाती हमले कर रहे हैं आईएमएफ। पाकिस्तान ने अब आइंदा साल में तकरीबन 25 अरब डॉलर की फंडिंग करनी है, तो आप इकॉनमी को बड़ा बेहतर तरीके से देखते हैं, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? ये डील नहीं हो पा रही, कहीं और से बाहर से पैसे नहीं मिल पा रहे, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, अब तो आईएमएफ की वजह ना तो आपको कर्जे जो है ना रीस्ट्रक्चर कराने पड़ेंगे, डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा। वो इसहाक डार साहब ने भी हल्का फुल्का नहीं, खुल के इशारा दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोल दिया कि हम डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाएंगे। अब इसमें सवाल ये कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग सिर्फ मकामी होगी या बैरूनी कर्जों की होगी सिर्फ, या पूरे डेट की होगी, किस तरह होगी? पाकिस्तान को उससे पहले डेट रीस्ट्रक्चरिंग में जाने से पहले जो है किन शराइत पे अमल दरामद करना होगा, क्योंकि ये इनकी तो हुकूमत खत्म होने वाली है, अब चंद दिन की बयान तो रह गई है। तो ये मेरा अपना ख्याल ये है कि जो आने वाली हुकूमत है उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अच्छा, आने वाली हुकूमत के लिए कितने हालात मुश्किल होंगे माशी तौर पे? क्या अगले 2-3 साल बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं? आप ये बताएं कि आने वाली हुकूमत के लिए कौन सी एक चीज अच्छी छोड़ के जाएंगे कि वो कहेंगे चलो शुक्र है ये तो अच्छी मिली। मतलब है ही हालात ही मुश्किलात से भरपूर, मतलब कोई एक वो बात नहीं कही जा सकते कि ये हमने आपके लिए अच्छा करके जा रहे हैं, इससे आपके जो है ना चंद दिन या चंद महीने गुजर जाएंगे। तो इन्फ्लेशन अब जितनी बढ़ चुकी है, ये इसको वापस लाने का कोई अगर आप हल बता सकें कि ये 3-4 स्टेप्स कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीडीएम की हो या आने वाली गवर्नमेंट हो, वो ये स्टेप्स ले लें तो इन्फ्लेशन को कम किया जाए, ताकि एक आम आदमी जो है वो एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ जा सके या उसकी रोजी रोटी तो अच्छी हो सके। देखिए, अल्लाह ताला ने मौका मुहैया कर दिया है, आलमी मार्केट में चीजों की कीमतें क्रैश हो गई हैं, खुद नंदी तेल की, ये जो खाम तेल की, फिर करायों की, फिर स्टील की, फिर खाने पीने की कमोडिटीज की, दुनिया में गंदम की कीमत आधी हो गई है। तो ये अब हमारी हुकूमत अगर इस पे भी महंगाई जो है अब जो है खत्म ना कर सके तो फिर मतलब फिर इनका फायदा नहीं है बैठने का। फिर जो है ना मईशत को डीरेगुलेट कर दे, मतलब हुकूमत के डोमेन से मईशत निकाल देनी चाहिए, सिर्फ ये खारजा पॉलिसी संभाले और दिफा संभाले, क्योंकि 30% जो है ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स कहता है कि आलमी मार्केट में कीमतें कमोडिटीज की अजनास की गिर रही है, और खाने पीने की अजनास की जो FAO है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, वो कहती है कि 22% कीमतें गिर चुकी हैं एक साल में। तो शायद पाकिस्तान में कीमतें अब रुपए की कदर की सर्टेनिटी का समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। ये अगर चीजें मैनेज कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो मैं समझता हूँ कि आलमी मार्केट की जो कीमतें गिरी हैं वो पाकिस्तान को उसका फायदा हो सकता है और महंगाई की शरह में बहुत तेजी से कमी है। जो मैनेज करने की आपने बात की, रशियन ऑयल भी पहुंच चुका है पाकिस्तान में, ऑफलोड भी हो गया है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा? ऑयल प्राइसेस कम नहीं होंगी? नहीं, $70 115 से हो गई नहीं है, ठीक है ना। अगर रशिया से $2-4 आपको मिल भी जाता है तो वो बेकार है। LNG की बात करें, $40 से $10 हो गई है, कोयला $400 से $100 हो गया है। इससे बिजली सस्ती होनी चाहिए, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी ये जो प्राइम मिनिस्टर अजरबैजान गए हैं, तो यहाँ से कोई अच्छी खबर आएगी? मुसद्दिक मलिक साहब भी साथ हैं उनके। एक उन्होंने LNG के जहाज के लिए गए, अब देखते हैं किस में नेगोशिएट कर रहे हैं वो। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल हमारी कुछ इंडस्ट्री के लोगों से बात हो रही थी, कारोबारी जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मुंसलिक हैं, LCs का इशू दोबारा कहीं क्रिएट हो रहा है। हम ये सुन रहे हैं कि LCs का इशू फिर से होगा और फिर चीज़ों की प्राइसेस जो बढ़ेंगे, क्योंकि डॉलर्स तो है नहीं हमारे पास। LCs देखें अभी भी जो है खुल के काम करने नहीं दे रहे, और बैंक्स कहते हैं कि आपने अगर LC खोलनी है तो आप 180 दिन की उधार पे लेकर आ जाए या 1 साल के उधार पे लेकर आ जाए, यानी कि आपका माल आ जाए और बैंक को पेमेंट 1 साल बाद करनी है। तो वो तो कौन किसको उधार देगा कितना? तो फिर उसके लिए जो है हुंडी हवाला इस्तेमाल हो रहा है। ये बताएं कि एक तो सारी लास्ट चीज़ के सारी माशी सूरत हाल का आप जिम्मेदार कैसे समझते हैं, और दूसरा ये कि ट्रस्ट इशू है या कैपेसिटी इशू है? मेरे ख्याल से कैपेसिटी इशू है, और
इन्होंने जो है ना कंसोलिडेट करके चीजों को नहीं देखा, चीजों को डिस्कस करके स्टेक होल्डर्स को साथ मिला के नहीं फैसले किए, इन्होंने यूनिलैटरली फैसले किए। फिर उसके बाद 13 जमातों का जिसे कहते हैं क्या वो आचार है, जिसका जो सूट करती है वो जाके वो जो है वजीर आजम से चीज करवा लेता है। मिसाल के तौर पे 2200 रुपये मन गंदम थी, जरदारी साहब ने 4000 रुपये मन गंदम करवा दी, और आप बाजार में 4500 रुपये में भी नहीं मिलती, इसके से आटा छत पे चला गया, आसमान पे चला गया। अब वही अगर आप दरामद करते हैं गंदम तो 2700 रुपये की पड़ती है, 4500, तो मुल्क में आटा जो है 30-40% कम हो सकता है। तो मतलब तरजीहात नहीं है, सबको खुश करके चलाना है ताकि जो है काम चलता रहे, और अगर इनकेस अगली हुकूमत वापस से मिलके बनानी हो तो किसी को नाराज नहीं कर रहे। ये सूरत हाल है, क्योंकि अभी इस पीडीएम में तो कोई ऐसी एक पार्टी नहीं है जो अकेले इतनी अक्सरियत लेके हुकूमत बना सके, उनको आखिर में जरूरत तो इन्हीं की पड़नी है। मुदम्मिल, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए।